बच्चों के कल हमने जो काम किया था, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं एक बंदे ने मुझे वीडियो भी सेंड की हुई है। अब अभी तो देखने का टाइम नहीं है क्योंकि हम सेशन के अंदर हैं। तो कल का जो काम था यार, वो तो बड़ा नॉर्मल सा काम था। वो तो मेरा हाल है मैट्रिक के बच्चे को भी कर लेना चाहिए। मतलब कहने की बात यह है कि अभी तो अमेज़न स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप में से कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो अमेज़न की प्रैक्टिस थी, तो बेटा वो प्रैक्टिस नहीं थी, वो तो आप इससे सेटअप कर रहे हो अपनी चीज़ों को। ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो कल कुछ चीज़ें थी आप लोगों के सामने मैंने रखी थी कि भाई कुछ अगर मैं आपको डायरेक्ट कह दूं कि भाई जेएस के स्टैट्स जो से हैं ना, आप मुझे दिखाओ भाई कि एनालाइज करके बताओ, तो आप नहीं बता सकते। तो डेफिनेटली कुछ बेसिक्स हैं जो हमने देखनी है, जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह का भी एक है कि भाई ब्रांड डोमिनेंसी जिस प्रोडक्ट में उसमें नहीं जाना चाहिए। लिस्टिंग लाइफ को हमने देखा, वो क्या होती है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को आए हुए कितना टाइम हो गया, उस ब्रांड को आए हुए या उस प्रोडक्ट को आए हुए कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से वो बिक रही है। अगर प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो देखेंगे भाई ये प्रोडक्ट कितने टाइम से बिक रही है। और अगर किसी दुकान का एनालिसिस करना है तो देखेंगे भाई ये दुकान कितने अरसे से मार्केट के अंदर काम कर रही है। सीजनल ट्रेंडी के ऊपर गपशप लगाई थी और सर्च वॉल्यूम के ऊपर भी लगाई थी। सीजनल का मैंने बताया था, समरी कल की देख लें तो मैंने सीजनल का कल आपको बताया था कि सीजनल में जो गर्मियों सर्दियों की प्रोडक्ट्स, मतलब गर्मियों वाली गर्मियों में या सर्दियों वाली सर्दियों में, उसको सीजनल प्रोडक्ट्स कहते हैं। स्वेटर की हमने एग्जांपल ली थी और टी शर्ट की एग्जांपल ली थी। और उसके बाद हमने देखा था कि ट्रेंडी वो सेम नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जो ट्रेंडी है जिसको हम कहते हैं वो भी सीजनली है, हालांकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेंड के बारे में मैंने बताया था कि ट्रेंड उसको कहते हैं कि जिसमें आपका जिस तरह आपका जो है ना क्रिसमस आ गई, क्रिसमस के अलावा आपका ईद का कोई त्यौहार आ गया या इस तरह की चीज़ें आ गई। मुझे एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ शायद। हाँ जी, तो यार ये सारी चीज़ें थी कल कि हमने पहले जो है ना तीन चार चीज़ें देखी थी। आज कुछ बेसिक्स और हैं जो हमने सिर्फ देखने हैं, और उसके बाद ये जो हमारा क्राइटेरिया इसको डिस्कस करना है, और क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी बड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। वो हो गया। और हम फिर ये जो स्टैट्स हैं कुछ हम इनको देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन थोड़ा होने लगा है लंबा, क्योंकि हम वीक में सिर्फ दो सेशंस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। 5 दिन फिर प्रैक्टिस के होंगे, फिर सुकून से प्रैक्टिस करिएगा और जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप डिस्कस करते रहिएगा। और सेकेंडली जो भी बंदे मुझे पर्सनल मैसेज करके तस्वीर सेंड कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले आपने ग्रुप में करना है, बाद में मुझे करना है। अगर कोई रिप्लाई ना करे मेरा, क्योंकि ग्रुप में आपके जो टीममेट्स हैं वो भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल लड़के और बैठे हैं वो भी कर देंगे। जब आप पर्सनली मुझे करते हो तो फिर आपको हो सकता है रिप्लाई घंटे बाद आए, 1.5 घंटे बाद आए, तो तब तक अगर आप लैपटॉप पे बैठे हो तो मेरा वेट तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए कोई इशू हो, कोई ना रिप्लाई कर रहा हो तो मुझे पर्सनल कर लें। अब ये आ जाता है, ये वो चीज़ें हैं जो हमने इनकी बेसिक्स देखनी है, डेफिनेशंस देखनी है, और उसके बाद हमने आगे मूव ऑन कर जाना है। सबसे पहली चीज़ आ जाएगी बच्चों, आपके जो रिव्यूज़ हैं वो क्या होते हैं। ये टॉप 10 को छोड़ दें फिलहाल, सिर्फ रिव्यूज़ की बात आपको बताता हूँ। यार जो आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में अपनी राय देते हो किसी भी चीज़ के बारे में, वो रिव्यू होता है। बेसिकली आप बाइक या क्रीम या ऊपर किसी के भी ट्रैवल भी करो तो फ़ौरन से पहले कह देते हैं भाई जैसे ही आपकी राइड एंड होती है हमें स्टार्स दो। स्टार्स होते हैं रेटिंग, स्टार्स होते हैं रेटिंग। टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर अब आप काम करेंगे। रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं कि जो आपने कमेंट की शक्ल में, एक जुमले की शक्ल में उनको जो लिखकर आपने अपनी राय दी है उनकी प्रोडक्ट के बारे में या उनकी सर्विस के बारे में, वो रिव्यू होता है। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होती है कि आप जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट मैं बेचूं या नहीं बेचूं, उसकी प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है चीज बिक कितने की रही है। सर्च वॉल्यूम कल बता चुका हूँ, ट्रेंडी भी कल बता चुका हूँ, ब्रांड डोमिनेंसी भी कल हम बता चुके हैं। अब आ जाता है AMZ एज अ सेलर। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ दो ही सेलर की टाइप्स पढ़ी हैं। आपने क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है प्राइवेट लेबल में जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, तो यार या तो वो FBA हो रही होगी, मतलब उसकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी और अमेजोन खुद पैक करके उसको शिप कर रहा होगा अपने
सेलर के लिए जो बेच रहा है, मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, वो खुद ही बेच पूछ के, मतलब खुद ही बेचने का मतलब यह है कि खुद ही पैक पुक करके उनके घर पहुंचा के पैसे लेके आपको देता है। दूसरी टाइप पढ़ी थी एफबीएम, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो सेलर है, मतलब अगर मैं तो मेरे ही वेयर हाउस के अंदर सामान पड़ा हुआ है, जब मुझे ऑर्डर आया अमेजोन के ऊपर तो मैंने खुद पैक करके उसको कस्टमर के घर तक पहुंचाया, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक तीसरी टाइप है, और ये तीसरी टाइप ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसके ऊपर थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। AMZ का मतलब होता है, अगर FBM की जगह AMZ लिखा है तो इसका मतलब है अमेजोन उस दुकान का या उस प्रोडक्ट का खुद मालिक है। अगर आप एक प्लाजा बनाते हो, तो यार जिस तरह हम बिल्डर है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अब अगर हम प्लाजा बनाए तो हम उसके अंदर 8-10 दुकानें अपने पास रख लें। अब मुझे बताओ कि उन दुकानों का मैं ही ओनर हूँ, उस प्लाजे का भी मैं ही ओनर हूँ। दुकानें बेशक मैंने बेच दी हैं, लोगों के पास हैं, लेकिन या मैंने किराए पर दी हुई है, लेकिन जो 10 दुकानें मेरे पास हैं उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो डेफिनेटली उन 10 दुकानों को एक एज जरूर हासिल रहेगा। ये बात आपको भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ओनर हो, आपकी अपनी दुकान है और आपके सामने एक बंदा है उसी प्लाजे में, उसी आपसे ही उसने दुकान रेंट पर ली हुई है, वो आपके आगे बोल नहीं सकता है। ये कहने का मकसद यह है कि आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल है कि सारा कुछ उसी का है, ठीक है। या कह लो कि जज भी वही है, वकील भी वही है, किसके खिलाफ जाकर केस करोगे। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट से अभी हम देखेंगे एनालिसिस के अंदर क्या है। बहरहाल अगर ऐसी हमें फ्लोर पे जाने से, ऐसे फ्लोर पर जिस तरह इस ट्रे का एक फ्लोर है, हमें ऐसे फ्लोर को अवॉइड करना है जिसमें अमेजोन की ज्यादा दुकानें। अगर अमेजोन की ज्यादा दुकानें हैं तो इसका मतलब है उस फ्लोर पे कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो प्लाजे का ओनर खुद वहां बैठा हुआ है, ठीक है। ये मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे जो बातें समझा रहा हूँ, टेक्निकली भी यही मतलब है, लेकिन प्लाजा प्लाजा जिस तरह मैं करता हूँ आप समझ जाइएगा कि वो एक एग्जांपल आपके जहन में बिठाने के लिए एक चीज को मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखें कि इससे बचना क्यों है। देखो, इससे बचना इसलिए है कि उसने फर्ज करें रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आप अपना सारा सामान अपनी दुकान के अंदर रखेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैं ओनर हूँ प्लाजे का, मैंने ही रूल बनाया है। मेरे लिए हो सकता है वो रूल का काबिल कबूल ना हो, मैं अपनी दुकान के बाहर भी थोड़ा बहुत सामान रख लूँ। क्या आप उससे पूछ सकते हो? आप प्लाजे के ओनर से कहोगे भाई तुमने क्यों रखा है? वो कहेगा भाई ठीक है, तुम भी अपना सामान उठाओ जाओ, मैं तुम्हारी दुकान ही बंद कर रहा हूँ। भाई आपने उससे रेंट पर ली हुई है, ठीक है। बेशक रूल बना हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो रूल आपके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, उसके लिए कम स्ट्रिक्ट है। तो जिस फ्लोर के ऊपर अमेजोन की दुकानें ज्यादा हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। इसके हम आगे एग्जाम्पल और एक और कहानी, जो असल कहानी है मैं आपको बताऊं। देखिए, मजे की बात की है, मैं कल भी आपको बता रहा था, गोरों के साथ काम करने का ज्यादा फायदा यह है वो अपनी जुबान के और बात के बड़े पक्के हैं। जो एग्रीमेंट हो गया वो हो गया। अमेजोन ने एक मसला ये किया कि एक जिस तरह कैमरा लगता है ना, एक स्टैंड होता है, वो एक कंपनी सेल आउट करती थी, नंबर 1 पर उसकी शॉप थी अमेजोन के ऊपर। और ये अभी की बात है, ये बात है ऑलमोस्ट फेब मार्च की होगी, शायद आप लोगों ने भी ये न्यूज़ पढ़ी हो। भले कि हमारे यहाँ जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग काम कर वो तो बड़े खुश भी हुए थे इस बात के ऊपर। अब वो हुआ क्या था कि भाई वो कंपनी एक थी नंबर 1 पर सेल करती थी। अब अमेजोन ने क्या किया, उसी की डिजाइन को कॉपी किया, और उसके डिजाइन को कॉपी करने के बाद उसी के डिजाइन को कॉपी किया और डिजाइन को कॉपी करने के बाद उन लोगों ने किया ये कि भाई अपनी दुकान को नंबर 1 कर दिया और उसकी दुकान को नंबर 2 कर दिया। अब वो मंथली जो उसकी सेल थी 8 से 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी सेल थी उस कंपनी की। वो जो ट्राइपॉड उसने कर दिया, एक हमारे यहाँ होता है केस ओपन करना, आप लोग भी सीखेंगे। उसने केस ओपन किया अमेजोन के साथ ही कि भाई ये बात गलत की आपने। अमेजोन ने उसको डीलिस्ट कर दिया, उसकी दुकान को सस्पेंड कर दिया। बात वही हुई, तुम मालिक से लड़ोगे तो मालिक जवाब में यही कहेगा। लेकिन क्योंकि वो ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, उसने अमेरिका की जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है जो भी, उस पर केस किया और वो केस जीत गया विद इन 6 मंथ। जब वो केस जीता है तो अमेजोन को एक अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ा है। और अमेरिका की हाई कोर्ट ने या जो भी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है कि अगर आप प्लाजे के मालिक को आप अपनी कोई दुकान नहीं रख सकते, आपको सारी दुकानें रेंट पर देनी। क्योंकि अगर आप अपनी कोई दुकान रखोगे तो आप हमेशा ज्यादती करोगे दूसरे के साथ, ठीक है। तो हम लोग तो बड़े खुश हुए थे क्योंकि हमें अब फिर हम ऐसी दुकान से बचते हैं, ऐसे फ्लोर पर बचते हैं जहां पर अमेजोन की दुकानें ज्यादा थी, ठीक है। तो अभी तक लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर एक 6 मंथ्स का टाइम था रिटर्न। अब 6 मंथ्स के अंदर अगर हम एज अ पाकिस्तानी सोचे, हमें उनके रूल्स का नहीं पता, हो सकता है डिसीजन रिवर्स ही ना हो जाए।
तो हम अभी तक तो इसको टैकल करते हैं कि ये अमेजोन एज अ सेलर काम कर रहा है, ये बाद में हो सकता है ना करे। कहानी समझ आ गई होगी आपको सारी कि जहां AMZ लिखा है समझ जाओ इस ब्रांड का मालिक खुद अमेजोन है। अच्छा, रेवेन्यू बेसिक ये चीजें हैं। अब रेवेन्यू क्या होता है यार, कुछ लोग समझ लेते हैं कि भाई मैंने जो, अगर महीने में मेरा रेवेन्यू है 30 रुपए, तो लोग समझते हैं 30 रुपए अहमद भाई ने कमाए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू मतलब होता है आपकी जेब में कितने पैसे आए हैं महीने के बाद, उस जेब में से आपने खर्चे भी करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, आप 3 रुपए का गिलास बेचते हो महीने में, महीने में 10 बेच लेते हो, कितने रुपए आपकी जेब में आए? 30 रुपए। वो आपका रेवेन्यू है 30 रुपए। अब कोई बंदा आकर ये कहे कि भाई फहीम भाई ये 30 रुपए आपने कमाए हैं, वो कमाए नहीं है यार, 3 रुपए का आपने गिलास बेचा है, उसको बनवाया भी तो कहीं से था ना, उसकी कॉस्ट, फिर उसको डब्बे में पैक करने की कॉस्ट, फिर अपनी दुकान की कॉस्ट किराए की, वो नहीं निकालनी। तो 3 रुपए में से बचते आपको 1-1.5 रुपए ही है, 1 रुपया बचेगा। तो इसीलिए रेवेन्यू का मतलब होता है कितने पैसे आपकी जेब में गए हैं, प्रॉफिट नहीं, जेब में कितने, कितने की सेल्स जनरेट हुई है। BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक को, ये इसकी कोई खास वर्थ नहीं है, इसको आप स्टार्टिंग में ना भी देखें तो कोई इतना कोई खास मसला नहीं है। डीप इनसाइड जब बाद में जाएंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, खुद थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली ये ऐसा होता है कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो यार पेपर हुआ, एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया, फोर्थ आया, तो इसी तरह अमेजोन भी ना, अगर 30 दुकानें, फर्स्ट करो आइस ट्रे की 30 दुकानें हैं, तो अमेजोन किसी को 1 कह देता है, किसी को 2, किसी को 3, और उसको कहता है कि ये देता नंबर कैसे, कुरंदाजी तो नहीं करता डेफिनेटली, तो वो करता क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस देखता है। ठीक है यार, रेवेन्यू मींस नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, यही तो अभी समझाया है, रेवेन्यू मींस नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं। रेवेन्यू मतलब होता है कितने की सेल्स जनरेट हुई है। नेट प्रॉफिट का तो मतलब होता है पर यूनिट कितना प्रॉफिट आया है, 3 रुपए का ग्लास बेचा उसमें प्रॉफिट कितना आया है, वो उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब होता है कि सेल्स कितने पैसों की जनरेट हुई है। मैंने बताया ना, 3 रुपए का ग्लास बेच रहे हो, 10 बेचे, 30 रुपए आपकी जेब में है, वो नेट प्रॉफिट कैसे हो गया? उसमें से आपने जो है वो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के पैसे नहीं निकालने, उसके बॉक्स के पैसे नहीं निकालने, अपनी दुकान का किराया नहीं निकालना। ठीक है, तो ये इशू आ रहा है। फहीम भाई, वसीम भाई, आप अपना वो चेक करें, अपना इंटरनेट चेक करें अगर इशू आ रहा है तो। ठीक है, और लिस्ट प्रोडक्ट रेटिंग का मैं बता चुका हूँ, स्टार्स, और लिस्टिंग एज का बता चुका हूँ, वेट और सीजनल, वेट सीजनल बता चुके हैं, डिस्कस हो चुका है। आज इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं, काम ज्यादा है, और ये चीजें मैं बता चुका हूँ। कल हमने अगर आधा घंटा लगाया तो अब दोबारा नहीं लगेगा। मैंने कल आपको बार बार बताया था कि अगर आज ट्रेंडी बता दिया है दोबारा नहीं होगा, सीजनल बता दिया है तो अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है, वेट किसको कहते हैं? देखें, आपने एक बॉटल बेच रहे हैं, फर्ज करें आप लोग, ठीक है, एक बॉटल बेच रहे हो। ठीक है, साकिब भाई लिस्टिंग एज कल बताया था, ये कल का लेक्चर आप दोबारा लें, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं आज की वही कल कल की बातें रिपीट करूंगा तो हम आगे कैसे चलेंगे। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिले इसीलिए होता है कि आप उसको रिपीटेडली देखें अगर कोई इशू आ रहा है तो। आप वेट किसको कहते हैं? वेट का मतलब होता है कि आपने एक बॉटल सेल कर रहे हो आप, तो जो बॉटल है वो किसी डब्बे में पैक होगी ना, किसी शॉपर में तो नहीं डाल दोगे, तो वो जो डब्बे में पैक होगी उसका प्रॉपर वेट कितना है। मतलब बॉटल बेच रहे हो तो बॉटल डब्बे में पैक होने के बाद उस डब्बे का वजन किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। टेक्निकल चीजें हैं, फंसोगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरी कोई बात यहाँ पर ऐसी नहीं है जो फायदे की ना हो, या जो आप समझे अहमद भाई ऐसे ही कह रहे हैं, या आपको आगे फिर जब कैलकुलेशंस करेंगे फिर आपको तब लग पता जाएगा, अगर आपको ये भी भूल गया। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ फहीम भाई, कि मेरे साथ बंदे ऐसे हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, माशाल्लाह अर्निंग करते हैं अच्छी। वो लड़कों ने क्या गलती की हुई है कि उसकी उठाई हुई है, कंपटीटर की प्रोडक्ट उठाई है, और मुझे कह रहे हैं कि यार उसकी डायमेंशन में और जो हम बनवा रहे हैं चाइना से उसकी डायमेंशन में फर्क है। मैंने भी गौर नहीं किया। 3 दिन बाद मैंने उनसे पूछा कितना फर्क है, कहते हैं कि कुछ सेंटीमीटर्स का फर्क है, लेकिन हमें शक पड़ रहा है। मैंने कहा बेटा कंपटीटर की प्रोडक्ट डब्बे में है, ये डब्बे में थी, कहते हैं ओ शिट ये तो डब्बे में नहीं थी। अब आप अंदाजा लगाओ, चाइना जो खुद बनवा रहे हैं उसकी बोतल का साइज ले रहे हैं और कंपटीटर के डब्बे का साइज ले रहे हैं, डेफिनेटली वो डब्बे वाला बड़ा होगा ना यार। तो वो फिर उससे पूरा इम्पैक्ट आ जाता है आपकी कैलकुलेशन पे, जो आपकी फ्लाइट उठा के लेकर जाना है कि कितना वजन बन रहा है, कितना साइज बन रहा है, तो बड़ा फर्क आ जाता है। आप आगे प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे। कहने का सिर्फ अभी मतलब यह है कि इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है कि जो वेट होता है वो प्रोडक्ट पैक होने के बाद होता है।
जी लिस्टिंग लाइफ के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी कि लिस्टिंग लाइफ होती है कितने टाइम हो गया मार्केट में आए हुए, और हमने फिजेट स्पिनर वगैरह की ही एग्जांपल कल दी थी कि उसको देखना क्यों जरूरी है। अब आ गया बच्चों ये जो क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया हम देखेंगे पढ़ेंगे आज से। ये जो स्लाइड है ना, इसके बाद से आप प्रॉपर टेक्निकल काम के अंदर चले गए हो, डेफिनेशन शेफिनेशन से अब आप निकल गए हो। और यहाँ इसको स्टार्टअप लेने से पहले एक बात आपको बता रहा हूँ, जो बंदा या ट्रक की बत्ती के पीछे लगेगा कभी कामयाब नहीं होगा। ये वो अब आप टाइम शुरू कर रहे हो कि आपको क्रिएटिव आइडियाज अपने दिमाग से निकालने हैं अगर ई कॉमर्स में या अमेजोन के अंदर, इवन ई कॉमर्स, सारे ई कॉमर्स के अंदर यार, अगर आपने सरवाइव करना है तो, ठीक है, या अच्छा अच्छा बेहतर बनना है दूसरे से। इस क्राइटेरिया को पढ़ने से और सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्राइटेरिया अगर इनेबलर बनाए तो इनेबलर्स कोई कुल कायनात का वो नहीं रखते इल्म, वो नहीं बना सकते। ये जेफ बेजोस चाहे वो खुद भी नहीं बना सकता। इसकी वजूहात ये हैं कि क्राइटेरिया कभी भी किसी बंदे का जनरेट किया हुआ नहीं होता। ये क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ पहले होता क्या है, इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इसको फॉलो करना है तो आपको कितनी जो सी ना चीज़ें मिल रही हैं, कितनी आसानी है और कितने नुकसान हैं, सारी चीज़ें। पहली बात पहले देख लेते हैं क्राइटेरिया होता क्या है। देखो यार, 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, आपने कौन सी बेचनी? इसका क्वेश्चन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 1 अरब है, कौन सी बेचनी? तो कोई भी उठा लोगे, हाथ डाला और को जो हाथ में आ गई वो बेचोगे? ऐसे तो नहीं होने लगा ना। या ये भी नहीं होने लगा कि मुझे पसंद है, फर्ज कर लो मुझे ये ईयरफोन्स पसंद है तो मैं ये बेचूंगा, हो सकता है अगले खरीदते ही ना हो। तो भाई कोई लॉजिक होगी ना उसके पीछे, 1 अरब में से जो प्रोडक्ट निकाली है उसके पीछे कोई लॉजिक होगी कि मैं उसको क्यों बेचना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जब आप घर से निकलते हो यार, एक टी शर्ट लेने के लिए भी घर से निकलो ना, तो आपके जहन में होता है ये कलर, ये साइज, कॉलर, नॉन कॉलर, स्टफ कॉटन हो, सिल्क हो, कोई भी हो, एक क्राइटेरिया होता है आपके दिमाग में, उससे मैच करके आप चीज लेते हो। अब ये तो नहीं हो सकता घर से निकले हो मोटरसाइकिल लेने और चले गए हो टी शर्ट की मार्केट में, ऐसा कभी हुआ? ऐसे करने वाले को सिर्फ बेवकूफ ही आप लोग भी कहोगे ना, कि एक बंदा निकला था घर से, फर्ज कर लो खाना लेने के लिए, और वो चला गया बाजार अपने ट्राउजर लेने के लिए, तो उसको घर वाले क्या कहेंगे? तो घर से निकलने से पहले जहन में कोई क्राइटेरिया होता है, मैंने किस किस्म की प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाजार में जाना है। वरना तो आप एक ऐसे बाजार में जा रहे हो जहाँ 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां जाके तो आप बिल्कुल ही पागल हो जाओगे। तो आपके जहन में अपने कोई रूल्स होंगे, कोई प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आप कहोगे कि मैंने मीट करना है। यार अपना माइक बंद कर दिया करें, माइक बंद कर दिया करें यार, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है कलीम भाई, माइक बंद कर दिया करें यार। अच्छा, तो उसके बाद ये आता है कि अब ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो करके आपने प्रोडक्ट निकालनी है। यूके मार्केट का क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे कि अगर आपने यूके मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है कि मैं किसको बेचूं, तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। जब यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में क्या होना चाहिए, वो नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये आ जाती है कि चले पहले हम क्राइटेरिया को स्टडी कर लेते हैं। एवरेज छोड़ दें, ये एवरेज छोड़ दें, या आप लोगों के किसी काम का नहीं है, गलत लिखा हुआ। रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स, पहले हम इसका मतलब, रिव्यूज का मतलब आपको पता चल गया है कि क्या था, और टॉप 10 सेलर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, जब आपने किसी प्रोडक्ट के को सेल करने के लिए जाना है और ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट सेल के काबिल है या नहीं है, तो आपके जहन में होना चाहिए उस फ्लोर पे, मतलब मैं आइस ट्रे में गया, आइस ट्रे के फ्लोर में जो पहली 10 दुकानें हैं, मैंने उनके साथ कंपीट करना है, मैंने उनमें जगह बनानी है। 11वीं दुकान का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं 10 के लिए लड़ूंगा, 10 के लिए खेलूंगा। देखो आप 10 के लिए खेलोगे तो 12वें 14वें 15वें पर आओगे, अगर आप खेलोगे 20वें के लिए तो आप तो तीसरे 35वें नंबर पर आओगे। अगर उतने नंबर पर आते हो तो मुझे बताओ कौन सा कस्टमर जाकर 35वीं दुकान से शॉपिंग करता है? वो पहली 10 के गिर्द ही घूमेगा, या 12 के गिर्द घूमेगा, या 15 के गिर्द घूमेगा। इसीलिए आपने पहली 10 दुकानों का सारा क्राइटेरिया देखना है, पहली 10 दुकानों को फोकस करना है, ठीक है। टेक्निकल चीजें दोबारा बता रहा हूँ, इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी। मोस्ट डिफिकल्ट सेशन है आज का प्रोडक्ट हंटिंग का, ये सबसे मुश्किल सेशन है जो आज हम कर रहे हैं।
तो इसीलिए अब अगले 5 दिन भी हैं, सुकून से सेशन को बार बार सुनना, जो जो प्रैक्टिस, जो जो टूल्स लेंगे उनको फिर प्रैक्टिस करना और फिर मुझे रिजल्ट ग्रुप में शो करना। अब आपने क्या करना है, बारी बारी, हर फर्ज कर लें आइस ट्रे के फ्लोर के ऊपर आप हैं, पहली 10 दुकानें आपके सामने आ गई, आपने हर दुकान पर जाकर देखना है इसके रिव्यूज कितने, दूसरी पर जाना है उसके रिव्यूज कितने, तीसरी पर जाना है उसके रिव्यूज कितने, चौथी पर जाना है उसके रिव्यू, इसी तरह बारी बारी 10 दुकानों पर जाकर देखना है इसके रिव्यूज कितने हैं। ठीक है, क्राइटेरिया ये कहता है जो पहली 10 दुकानें हैं उनके रिव्यूज 600 से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 600 से कम होने चाहिए, तो आपके लिए फायदा है। अब कम पे आपको फायदा कैसे है? देखिए बच्चों, जो पहली 10 दुकानें लगी हुई हैं, आप एक फ्लोर पर गए हो आइस ट्रे के, बहुत बड़ा फ्लोर है, बहुत बड़ा फ्लोर है, 1000 दुकानें हैं उसमें, तो मुझे बताओ पहली 10 दुकानों में कौन सी दुकानें खुली हुई, मतलब कौन से लोग हैं जो पहली 10 में बैठे, और वो कौन है जो 1000वें नंबर पर है? वो भी तो आइस ट्रे बेच रहा है, ये भी आइस ट्रे बेच रहा है। भाई ये क्यों टॉप 10 में है, वो क्यों इतना पीछे है? रेंट दोनों दुकानों का सेम है, $40, रेंट दोनों दुकानों का सेम है, तो भाई ये पहली 10 में क्यों है? वजह यह है कि इनके रिव्यूज ज्यादा हैं उनसे। तो आपकी रैंकिंग होती है रिव्यूज की बेस के ऊपर, जितने ज्यादा रिव्यूज उतनी दुकान की पोजीशन अच्छी। इसीलिए अब हमने दुकान जब खोलेंगे तो हम पहले 10 में तो नहीं आने लगे, हम 100वें नंबर पर है। अब हमारा टारगेट है पहले 10, इसका मतलब है पहली 10 दुकानों से रिव्यूज ज्यादा होंगे तो हम पहली 10 में आएंगे। तो अगर उसके रिव्यूज है 1600, इसका मतलब है अब मुझे 1600 गेन करने, उसके रिव्यूज है 16000, तो मुझे 16000 गेन करने। और अगर उसके 600, मेरे लिए आसान है 600 रिव्यू। अब हमें आता है रिव्यू मिलता कब है? देखो चीज बेचोगे तो रिव्यू मिलेगा ना। अब आप जाकर दराज के ऊपर ऐसे किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू नहीं कर सकते, प्रोडक्ट परचेस करोगे, खरीदोगे, घर पहुंचेगी, उसके बाद अलाउ करता है अब आप रिव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है 1600 का मतलब है 1600 सेल्स जनरेट करनी है, 16000 का मतलब है 16000 जनरेट करूंगा तो 16000 रिव्यूज आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। 600 से नीचे रिव्यूज होने चाहिए। एवरेज सेलिंग, एवरेज छोड़ दें, सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 9 से 35 पाउंड, मतलब जो आप प्रोडक्ट हंट करने के लिए जा रहे हो, जिसको समझते हो बेहतर है बेचना, उसकी जो सेलिंग प्राइस है, बेचने की प्राइस, वो 9 से 35 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए। 9 से नीचे क्यों ना हो? 9 से नीचे बेटा इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज अगर 9 से नीचे जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन, जितनी सस्ती प्रोडक्ट बेचोगे उतना कम प्रॉफिट मार्जिन होगा। यार एक बंदा एक फ्रीजर बेचता है, उसका शायद वो एक यूनिट पे $100 कमा लेता है। एक बंदा एक सुई बेचता है, वो तो $0.05 कमा रहा है। तो जितना नीचे सेलिंग प्राइस होगी, जितनी छोटी प्रोडक्ट है, प्रॉफिट भी कम निकलेगा। जब प्रॉफिट कम निकलता है तो दुकान का $40 भी देना बहुत अजाब लगता है। ठीक है, तो इसीलिए 9 से नीचे नहीं आना, 35 से ऊपर इसलिए नहीं जाना, इन्वेंट्री बहुत महंगी तैयार होगी, इतनी महंगी इन्वेंट्री होगी कि अगर 35 पाउंड की आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हो तो इस टाइम पाकिस्तान में उसकी इन्वेंट्री जो हम बनाकर बेचते हैं 40 से 42 लाख रुपए की। इतना बड़ा इन्वेस्टर आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, इससे ऊपर की प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है। सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आप लोग जो है ना वो एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो और समझते हो ये अच्छा है, तो उसका जो उसके फ्लोर पे जो लोग आए हैं, मतलब लोगों ने जितना सर्च किया है, वो सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए। मैंने कल क्या बताया था? आइस ट्रे लिखा, एक बंदे ने आके ढूंढा, उस फ्लोर पर चला गया, आइस ट्रे का सर्च वॉल्यूम 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, इस तरह कस्टमर आते रहेंगे तो सर्च वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो लास्ट 30 डेज में आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो 5000 होना चाहिए, मतलब 5000 लोगों ने कम से कम आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया हो, आपके फ्लोर पर आया हो। जितना ज्यादा लोग फ्लोर पर आएंगे उतना ज्यादा चांस है उसके सेल आउट होने का। ट्रेंडी बता चुके हैं, ब्रांड डोमिनेशन बता चुके हैं, आगे मैं टेक्निकल वर्ड्स में बताता हूँ कि कल हमने पढ़ लिया ब्रांड डोमिनेशन किससे कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि आपको कैसे पता चलता है कि अगर आप आइस ट्रे को सर्च कर रहे हो, उसके एनालिसिस कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा इसमें ब्रांड डोमिनेशन है या नहीं है। ये आज हमने देखना है। ठीक है, ये आज हमने देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा। अमेज़न एज अ सेलर बता चुका हूँ, रेवेन्यू बता चुका हूँ। क्राइटेरिया ये कहता है कि जो पहली 10 दुकानें हैं बारी बारी चेक करना है। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अब आप लोगों को खुद समझना चाहिए। जो क्राइटेरिया है, हर दुकान पे बारी बारी लगाना है। पहली 10 दुकानों पे बारी बारी लगेगा, 10 टाइम लगेगा। ठीक है, बारी बारी। रेवेन्यू 5000 पाउंड होना चाहिए, मतलब जो पहली 10 दुकानें
वो 5,000 उनकी सेल हो, 5,000 पाउंड सेल हो। रिपीटेडली कह रहा हूँ, कोई बेवकूफ ये ना समझे कि फिर से ये ना समझे नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात नहीं है, रेवेन्यू का मतलब है कितने पैसों की सेल्स जनरेट हो रही हैं। देखिए पहली 10 दुकानें अगर 5,000 पाउंड का सेल्स जनरेट कर रही हैं तो इसका मतलब है वो अच्छा रेवेन्यू है। पाकिस्तानी कन्वर्ट कर लें 12-13 लाख बनता है। डेफिनेटली आप एक ऐसी प्रोडक्ट में जा रहे हो जिसकी टॉप की 10 दुकानें 12 लाख रुपए की सेल्स करती हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम, ज्यादा जितना मर्जी हो, कम से कम बेस्ट सेलर रैंक बता चुका हूँ BSR, वही पोजीशनिंग वाली बात है। 25,000 से नीचे होना चाहिए। क्राइटेरिया पढ़ रहे, आगे टेक्निकल देखते हैं, समझ आ जाएगा। इसकी कोई खास वुकत नहीं है। प्रोडक्ट रेटिंग बता चुका हूँ, खास वुकत नहीं है। लिस्टिंग लाइफ बता चुका हूँ, 1 साल से पुरानी होनी चाहिए। वो 10 की 10 दुकानें 1 साल से पुरानी होनी चाहिए। वेट 2 kg से ज्यादा नहीं हो। मतलब वो जो 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 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जब उसने बॉटल को डब्बे में पैक किया तो उस डब्बे का वेट 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीजनैलिटी बता चुका हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अभी हम टेक्निकली जेएस के स्टैट्स देखते हैं, और जेएस के स्टैट्स में अब आपको ये सारी चीज़ें बारी बारी क्लियर होंगी। ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। आपने इन स्लाइड्स को या इस सेशन को ऑन करके अपने सामने रख के फिर आपने बारी बारी प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस नहीं करनी हो जाना कि मुझे जो है ना क्राइटेरिया हिफ्ज है। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4, टोटल 12 पॉइंट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट को 1 अरब में से ढूंढने जा रहे हैं तो आपके जहन में ये 12 चीजें हैं जो एक प्रोडक्ट में होंगी तो प्रोडक्ट पास होगी, वरना प्रोडक्ट पास नहीं होगी। ठीक है, वरना वो प्रोडक्ट पास नहीं होगी। इनेबलर्स एक्सट्रीम का क्राइटेरिया इससे थोड़ा हल्का है। ये क्राइटेरिया मजीद टफ क्यों है? क्योंकि मेरा मानना है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। 30 दिन के लिए टूल्स लोगे, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, अगर ये प्रोडक्ट निकल आए, इस प्रोडक्ट का नाम बताने के 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ नाम बताने के लोग हम पे करते हैं, EGR पे करता है, जिसकी मैं कल बात कर रहा था। तो इसके कहने का मतलब ये हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं, हम तो एक छोटा सा बहुत ही माइन्यूट किस्म की कंट्रीब्यूशन है हमारी E-कॉमर्स में। तो बड़े बड़े ज्वाइंट्स हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ठीक है, जो आपको ये देंगे। तो इस किस्म का क्राइटेरिया ढूंढना, मेरे हिसाब से 1000 प्रोडक्ट ढूंढोगे तो शायद एक ऐसी निकले, शायद 2 ऐसे। वो शायद का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। ये क्राइटेरिया को मीट करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस मुश्किल पर करो ताकि कल जब क्राइटेरिया थोड़ा आसान हो तो आपको लगे वो तो हलवा था, मैं तो मुश्किल की प्रैक्टिस करता रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आसान की कर लोगे, कल क्राइटेरिया मुश्किल मार्केट में फाइंड करना पड़ा तो बिल्कुल ही कह दोगे यार मुझसे नहीं होता है। तो इसलिए अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसलिए हम हार्ड क्राइटेरिया पे करेंगे। अब ये क्राइटेरिया यूएसए मार्केट का, हमने यूके में पहले पढ़ा, यूएसए में सेम सेम हैं बहुत सारी चीजें जो चेंज है, बता देता हूँ। हमने कहा वहां की 10 दुकानों को बारी बारी देखना है और हर दुकान के रिव्यूज 600 से कम होने चाहिए। यूएसए में थोड़ी लीनियंसी है, वो कहता है कि 800 तक भी चले जाएं तो खैर है, हम कंपीट कर लेंगे। ठीक है, यूएसए में लीनियंसी है। क्यों है? ये मैंने आपको बताया, मार्केट बड़ी है, लोग ज्यादा हैं, कस्टमर ज्यादा है, कंपटीशन टफ है, हमेशा बताया आपको। सेलिंग प्राइस 14 से 40 होनी चाहिए, पाउंड्स में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन उतना ही बन जाता है, 9 to 35 ही बनता है। सर्च वॉल्यूम सेम 5000, ट्रेंडी सेम है, ब्रांड डोमिनेशन का प्रिंसिपल सेम होगा, अभी लगा कर देखते हैं। Amazon एज अ सेलर सेम है कि उसके आगे कुछ लिखा है तो उसका मतलब है Amazon खुद इसका ओनर है। वहां पे रेवेन्यू था कि पहली 10 दुकानों का जो रेवेन्यू है कम से कम 5,000 पाउंड हो, ये है कम से कम 10,000 हो, हर किसी का एवरेज नहीं, 10 का मिला के नहीं, इंडिविजुअल का एक एक का 10,000 होना चाहिए। BSR सेम, प्रोडक्ट रेटिंग सेम, लिस्टिंग लाइफ सेम, वेट सेम, सीजनैलिटी सेम। अच्छा, अब हम मूव करने लगे हैं एनालिसिस के ऊपर। ये तो हो गया क्राइटेरिया, मैंने आपको बता दिया 12 पॉइंट्स अपने दिमाग में सोच कर जाना। अब जब आप जाओगे तो नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर तो आप दुकानदार के पास जाते हो और उसको कहते हो भाई ये मेरा क्राइटेरिया, इसके हिसाब की कोई प्रोडक्ट है, वो आपको वर्बली बता देता है, वर्बली बताता है ना। फिजिकल बिजनेस के अंदर आप दुकान पर जाते हो, कहते हो चाय का बड़ा डब्बा है, वो कहता है नहीं। अच्छा इस ब्रांड की है, वो कहता है नहीं। तो वर्बली बता रहा है, नहीं और हाँ की जवाब आ रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं कहता नहीं हाँ, आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है। मैंने कह दिया ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जंगल स्काउट कभी आपको लिख कर नहीं देगा इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक स्टेप उन लोगों से बेहतर हैं जो लेमैन है। आज के बाद आपको पता चल जाएगा ब्रांड डोमिनेंसी में फाइंड कर सकता हूँ अमेज़न के अंदर, बाकी लोग नहीं कर सकते जो लेमैन है। अगर जेएस लिखा हुआ दे दे तो यार तो फिर बाकी और आप दोनों सेम हो।
नो लिखा हुआ दे रहा है, आपको भी समझ लगती है, मुझे भी समझ लगती है नो का मतलब है नहीं, लेकिन जब वो टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर बात करेगा तो वही समझ सकता है जिसको टेक्निकल लैंग्वेज आती है, एक लेमैन नहीं समझेगा। अच्छा, अब ये स्टैट्स के ऊपर जाने से पहले, और ये स्टैट्स निकलते कहाँ से हैं, इससे भी पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि देखें क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, कल फहीम भाई मुझसे पूछ रहे थे और एक भाई और हैं, पता नहीं कौन है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि अहमद भाई क्या यही क्राइटेरिया की प्रोडक्ट कामयाब, उस्मा थी, हाँ उस्मा मुझसे पूछी थी कि क्या इसी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट कामयाब है मार्केट में, क्या यही इसी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट मिलेगी तो हम कामयाब होंगे, अगर इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट ना मिली तो क्या हम कामयाब नहीं होंगे। आप बड़े बड़े टेक्निकल लोगों के पास जाओ, कहते हैं बस जी जो क्राइटेरिया मैंने कह दिया ना वही प्रोडक्ट ढूंढ दी, हालांकि ये गलत है। ऐसा नहीं है कि इस क्राइटेरिया को अगर कोई प्रोडक्ट फॉलो ना करती हो तो वो कामयाब नहीं हो सकती, ये नहीं है। देखिए मैंने आपको कहा फ्रीजर बेचने पे $100 प्रॉफिट है यार, तो अमेजोन पे लोग फ्रीजर भी बेच रहे हैं और सुई भी बेच रहे हैं, तो सुई वाले को भी कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई खड़ा हुआ है ना, उसकी अपनी एक माइंड है, वो अपने दिमाग से कारोबार को चला रहा है, फ्रीजर वाला अपने दिमाग से कारोबार को चला रहा है। हर बंदे का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और देता हूँ। देखो मैं मकान बनाता हूँ, मैं रेजिडेंशियल काम करता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्लोर के ऊपर पत्थर नहीं लगाता, मैं फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगवाता हूँ। मैं जो है जो वॉल्स हैं, हर रूम की एक वॉल को वॉलपेपर किया जाता है, एक वॉलपेपर इस टाइम पे 10 से 12 हज़ार रुपए के पैनल्स मिल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर एक वॉल के, और वॉलपेपर पे जाओगे तो 6 से 7 हज़ार। अगर मैं वही रंग कर दूं तो मुझे 1000-1200 रुपए का रंग का खर्चा आता है, क्योंकि मैंने ठेका तो किया होता है पूरे रंग का, तो मुझे दीवार की कोई कॉस्ट नहीं पड़ने लगी। मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मेरा बिजनेस सेट माइंड ये कहता है अच्छी चीज बनाओ, अच्छी चीज बेचो, अच्छी चीज बनाओ, अच्छे कस्टमर को बेचो, ठीक है, मेरा माइंडसेट क्या है। लेकिन कोई और अदर एंड पे को बंदा मकान बना रहा है तो वो अपने हिसाब से बना रहा है, वो हो सकता है मैं करोड़ की चीज बेच रहा हूँ, वो 90 की बेच दे, लेकिन वो 90 वाली बने भी फिर करोड़ वाली की तरह नहीं होगी। अब दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं, दोनों कंस्ट्रक्शन करते हैं, दोनों सेम एरिया में सेम सेम साइज का मकान बना रहे हैं, दोनों की सोच में इतना फर्क क्यों है। इसीलिए कहा ट्रक की बत्ती के पीछे लगकर कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको ये बताता है कि इस क्राइटेरिया पर काम करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के चांसेस हैं, 100 में से 90% चांस है कि आप मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन बना लेंगे, ठीक है, ये चांस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मर्जी इसके साथ की प्रोडक्ट ना निकली तो कामयाब नहीं होगे, कामयाब होगे, उसके अलावा भी होगे। नंबर 2, गौर से सुनिएगा मेरी बात को क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं होगी ये बात, मैं फिर कह रहा हूँ। मार्केट में जाओगे, एक बंदा है वो आपको कहता है यार तजम्मुल भाई मेरे पास 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैंने अमेजोन पे काम करता है, आप कभी उसको रेकमेंड नहीं करोगे सुई बेचो, आप कभी उसको नहीं कहोगे यार छोटी सी कोई प्रोडक्ट बेचो, आप कहोगे यार थोड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेचो, बैग बेचो, कोई और चीज बेचो जिसमें बड़ी चीज लगाओ, 25-26 लाख की इन्वेंट्री तैयार करो ताकि प्रॉफिट भी उतना ही आए। लेकिन अगर एक बंदा आया और वो आपको कहता है मेरे पास बजट ही है फहीम भाई 8 लाख है, तो उसको तो आप बैग का मशवरा नहीं दे सकते। अब उसके लिए क्राइटेरिया बदला है, उसके लिए सेलिंग प्राइस बदली है, उसके लिए रिव्यूज प्राइस बदली है, उसके लिए मार्केटिंग बजट बदला है, तो क्या हो गया, दोनों क्राइटेरिया में फर्क आ गया ना। तो ये बड़ा जरूरी है, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मैं दोबारा नहीं कहूंगा, ये आपको मार्केट में बार बार सवाल तंग करेगा कि मेरे पास क्या यही प्रोडक्ट कामयाब होगी। आखिरी बात करके बस एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात अब अमेजोन की करते हैं। मेरा एक क्लाइंट है वो 25 पाउंड की प्रोडक्ट सेल आउट करता है, 25 पाउंड, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका 9 पाउंड एक यूनिट का प्रॉफिट है, 9 पाउंड एक यूनिट का प्रॉफिट है। जब डॉलर सस्ता था, अराउंड 130-135 पे था, तब उसकी प्रोडक्ट लॉन्च की गई थी, तो यार उसका कोई 25 लाख के करीब खर्चा आया था। अब वो 9 पाउंड कमाकर मजे भी तो करता है। अब मेरे पास एक और जिनकी मैं अभी करवाता हूँ आजकल रात को बात, वो उन बेचारों का बजट ही 8 से 9 लाख रुपए। अब मुझे बताओ क्या वो 25 लाख नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, बजट नहीं है। वो 25 पाउंड वाली प्रोडक्ट बेच सकते हैं, नहीं, बजट नहीं है, इन्वेंट्री नहीं तैयार होती जब, तो वो बेच रहे हैं छोटी प्रोडक्ट, उनका टोटल प्रॉफिट 1 से 1.5 पाउंड। अब दोनों कर रहे हैं अमेजोन पे काम, ठीक है। और आपको एक और बात कहूं, मैंने यहाँ पर आपको क्राइटेरिया में क्या बताया कि 9 पाउंड से ऊपर की प्रोडक्ट उनकी जो सेलिंग प्राइस है उनकी प्रोडक्ट की वो 6.4 या 6.5 पाउंड। तो आप मेरा गिलेबान सबसे पहले आकर पकड़े कि अहमद भाई क्राइटेरिया आप हमें ये